डियर IIT JEE एस्पिरेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में 16, 17 और 18 ग्रुप एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स के की पॉइंट्स जो कि जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करता हूं ग्रुप 16 एलिमेंट्स, इनको चैल्कोजेंस भी कहा जाता है। चैल्कोजेंस का मतलब होता है कि these elements have affinity towards copper. Okay, next thing students, इसमें पोलोनियम एंड लिवरमोरियम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। पोलोनियम बेसिकली मेटल है, एक रेडियो एक्टिव मेटल है जिसका ओरिजिन होता है रेडियो एक्टिव डिके ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल से, यानी थोरियम और यूरेनियम मिनरल के रेडियो एक्टिव डिके से पोलोनियम प्रोड्यूस होता है। और लिवरमोरियम ये बेसिकली सिंथेटिक एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक नंबर 116 है और इसकी हाफ लाइफ मिली सेकेंड्स में है। ऑक्सीजन, सल्फर नॉन मेटल्स, सेलेनियम, टेलुरियम बेसिकली मेटलॉइड्स और पोलोनियम रेडियो एक्टिव मेटल हुआ। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। इनका एटॉमिक साइज ऑक्सीजन से लेके पोलोनियम तक बढ़ता है। इनका आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, ऑक्सीजन से लेके पोलोनियम तक डिक्रीज होगा। इनमें जो सबसे अच्छी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन अब तक बना है वो है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लेते हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये नेगेटिव वैल्यूज हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे ज्यादा होगा सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड देन ऑक्सीजन। यानी सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है, सल्फर की, और सबसे कम नेगेटिव है ऑक्सीजन की। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर अब तक के एग्जाम्स में रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी डिक्रीज होगी ऑक्सीजन से पोलोनियम तक, ठीक है ना, डिक्रीज होगी। जबकि याद रखिए स्टूडेंट्स, इनकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने की जो टेंडेंसी है ऑक्सीजन से पोलोनियम तक क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। जिस तरीके से 15 ग्रुप में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने की टेंडेंसी नाइट्रोजन से बिस्मथ तक डिक्रीज होती है, ऐसे यहां पर पोलोनियम हार्डली शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.76। यानी इससे जो इनके साथ अगर हाइड्रोजन भी कंबाइन करता है तो पोलोनियम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके अलावा अगर इनकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ फ्लोरीन के साथ बनाएगा। एंड वेल नोन एग्जांपल्स आर OF2। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, वहीं पर O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, ठीक है ना, और यहां पे +2 आ गई। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड इसको कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम इनकी बात करें तो ये +2, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। कौन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। पोलोनियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली नहीं शो करता बिकॉज ऑफ व्हाट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर, इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि इसमें क्या होगा, 6s इलेक्ट्रॉन का जब अनपेयर कराएंगे तभी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 बनेगी। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, इनका डेंसिटी क्या होगा, ऑक्सीजन से लेके
टेलुरियम या पोलोनियम तक क्या होगी, डेंसिटी बढ़ती है। मेल्टिंग पॉइंट एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। ऑक्सीजन है डायटोमिक, सल्फर है ऑक्टा एटॉमिक। तो ऑक्सीजन और सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट है काफी डिफरेंट है, काफी डिफरेंस है रादर। सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, बिकॉज सल्फर का मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होगा उसमें ऑक्टा एटॉमिक सल्फर है, और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा उसमें डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं और उनका मास भी कम है। इसलिए दोनों के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में काफी फर्क है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये सभी एलोट्रॉपी शो करते हैं, दे ऑल शो एलोट्रॉपी। जबकि 15 ग्रुप पे क्या होता है, नाइट्रोजन एलोट्रॉपी नहीं शो करता है, बाकी सभी एलोट्रॉपी शो करते हैं। 14 ग्रुप में सभी एलोट्रॉपी शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब इनके कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, यानी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो ये दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। दे फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, EO2 एंड EO3। EO2 एंड EO3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, यानी डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। इनके नेचर सभी एसिडिक हैं, सभी एसिडिक, यानी ये दोनों टाइप के ऑक्साइड्स एसिडिक हैं, ठीक है ना। ओके, इवन सेलेनियम और टेलुरियम मेटलॉइड होते हुए भी इनके डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड कैसे हैं, एसिडिक हैं। अब इनकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में स्टूडेंट अगर हम बात करें, इन ऑक्साइड में रिड्यूसिंग कैरेक्टर, सल्फर डाइऑक्साइड का रिड्यूसिंग कैरेक्टर बेटर होगा देन सेलेनियम डाइऑक्साइड, विच इन टर्न टेलुरियम ऑक्साइड, ठीक है ना। बेटर रिड्यूसिंग कैरेक्टर घट रहा है। जबकि आपको बता दें, इनमें अगर आपसे कहा जाए ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर किसका अच्छा, सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है TeO2 यानी टेलुरियम डाइऑक्साइड। रादर टेलुरियम डाइऑक्साइड exhibit oxidizing character again due to what experiencing more higher Z effective. Okay, similarly students, अच्छा एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, एसिड डिक्रीज होगा, यही ऑर्डर एसिडिक कैरेक्टर का भी होगा। इसमें अगर हम बात करें इनके ट्राइऑक्साइड में, तो ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर मिलेगा, ठीक है ना। इनके जो ट्राइऑक्साइड हैं दे ऑल एक्सिबिट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। जैसे SO3 ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करेगा तो TO3 और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके, देन स्टूडेंट्स, इनका रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, दे ऑल फॉर्म हाइड्राइड्स, ठीक है ना। इन हाइड्राइड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो स्टूडेंट इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ऑर्डर सेम आएगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, वाटर का, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद H2T, देन H2Se, देन H2S, ठीक है ना। इनमें सभी में ऑर्डर आएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम है। इनमें स्टूडेंट्स बॉन्डिंग एंगल क्या होगा, वाटर से H2T तक डिक्रीज होगा, बॉन्डिंग एंगल डिक्रीज होगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बिकम्स मोर एंड मोर पॉजिटिव टुवर्ड्स H2T, यानी H2O से H2T तक जाने पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बिकम्स मोर एंड मोर पॉजिटिव। ओके, फिर इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे मोस्ट स्टेबल क्या होगा, वाटर होगा, एंड लीस्ट स्टेबल क्या होगा, H2T होगा। इसलिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर H2T का ज्यादा होगा, वाटर का कम होगा, ठीक है ना। और इस पे स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, वो अर्हीनियस एसिडिक कैरेक्टर,
एसिडिक कैरेक्टर के बारे में सबसे अच्छा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा? H2T का, यानी H2O लेस देन H2S लेस देन H2SE लेस देन H2T। तो ये सभी एसिडिक है स्टूडेंट्स, है ना, ये सभी एसिडिक होंगे, यानी एसिडिक कैरेक्टर डाउनवर्ड ग्रुप इंक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा किसका होगा? H2T का। सबसे कम किसका होगा? H2O का। डाइपोल मोमेंट नीचे आने पर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ओके, नेक्स्ट, नाउ द रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस। रिएक्शन विद हैलोजेंस। हैलोजेंस, जैसा कि स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया है कि ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड बनाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। मैं सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम के बारे में बात करना चाहता हूं। सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम, इनके जो हैलोजन के साथ कंपाउंड होंगे या इनके जो हैलाइड्स होंगे उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे, यानी फॉर ए गिवन कोवलेंसी सबसे स्टेबल क्या होगा? फ्लोराइड होगा। उससे बाद क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड, ठीक है ना। जैसे SF4 will be more stable than SeF4, which in turn will be more stable than what? TF4. Okay. Then students, जैसे मैं सल्फर की बात करूं, सल्फर और सेलेनियम की बात करूं स्टूडेंट्स, तो सल्फर यहां पे डाइफ्लोराइड बनाता है, सल्फर मोनोफ्लोराइड बनाएगा, SF4 बनेगा, SF6 बनेगा। सिमिलरली सेलेनियम SeF2, Se2F2, SeCl4 भी बन जाता है। ओके, इसके अलावा यहां भी हम लिख सकते हैं SCl2 भी बनता है, H2Cl2 की फॉर्मेशन हो सकती है, ये भी बनता है। हाँ, लेकिन दोनों में ज्यादा स्टेबल है, इज मोर स्टेबल। ओके, इनके हेक्साफ्लोराइड्स ज्यादातर क्या हैं? वो गैसेस फेज में है। इनमें SF6 जो है बेसिकली क्या है? SF6 केमिकली इनर्ट गैसेस सब्सटेंस है। पढ़ा होगा आपने, इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ स्टेरिक फैक्टर्स। ओके, ऐसे ही स्टूडेंट्स सेलेनियम, ऐसे स्टूडेंट्स सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड ये भी क्या है? गैस स्टेट में। ओके, इसमें स्टूडेंट्स Sa2Cl2 यानी सेलेनियम मोनोक्लोराइड, ऑन हीटिंग इट अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन इनटू SeCl4 एंड प्लस सेलेनियम, इसमें डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। यह रिएक्शन आपके जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब स्टूडेंट इसके बाद, इस जनरल प्रॉपर्टीज के बाद हम इनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स के कंपाउंड्स पर आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन का जो एलोट्रॉप है यानी ओजोन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। ओके, ओजोन, स्टूडेंट ओजोन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ड्राई ऑक्सीजन की स्ट्रीम को हम पास कराते हैं अंडर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जिसके दौरान जंतु क्या होता है? ऑक्सीजन, सब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ब्रेक हो जाते हैं। तो प्रिपरेशन आ गया स्टूडेंट्स इनका कैसे? डाइऑक्सीजन को पास किया गया स्टूडेंट्स, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ये मान लिया ऑक्सीजन, इट हैज बीन ब्रोकन इनटू ऑक्सीजन एटम्स, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया,
it combines with oxygen in a reversible manner, और ये बन गया ओजोन, ठीक है ना। और इसका डेल्टा एच यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेसिकली पॉजिटिव है एंड इज 142 किलोजूल पर मोल, ठीक है ना। यानी थर्मोडायनेमिकली ओजोन क्या है, अनस्टेबल है। इस लेक्चर कहा जाता है ओजोन इज फॉर्म्ड इन ए थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल प्रोसेस। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, डायामैग्नेटिक क्योंकि कोई अनपेक्टान नहीं है। नंबर ऑफ लोन पेयर यहां पर कितने हो जाएंगे, 3, यहां पर 3, यानी नंबर ऑफ लोन पेयर यहां पे 6 हो गए, ठीक। बेंच शेप है, पोलर मॉलिक्यूल होगा, और ये एंगल 120 से क्या होगा, कम होगा। रादर इसका एंगल आता है 116.7 डिग्री, ठीक है ना। 116.7 यानी 117 आप कह सकते हैं, ओके। फिर स्टूडेंट बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ओजोन की प्रॉपर्टीज के बारे में। ओजोन बेसिकली गैस सब्सटेंस है, ठीक है ना। पेल ब्लू कलर गैसेस सब्सटेंस है। लिक्विड स्टेट में डार्क ब्लू होगा, सॉलिड स्टेट में वॉलेट ब्लैक होगा, ठीक। अब नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, अगर ये मान लिया जब ओजोन ब्रेक करेगा, जब ओजोन मान लिया ब्रेक करता है, आप देखिए ओजोन अगर ब्रेक कर जाता है तो बन जाएगा यहां पे ऑक्सीजन प्लस हाफ ऑक्सीजन, और डेल्टा एच यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी -142 किलोजूल पर मोल। अगर मान लीजिए इस रिएक्शन पर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मास डेल्टा एस। अब देखिए क्या होगा, रिएक्शन का एंथैल्पी माइनस है, एंट्रोपी बढ़ रहा है, डेल्टा जी हाई नेगेटिव हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, ओजोन exhibit very strong oxidizing character because it readily decomposes into nascent oxygen which will oxidize other substances। जैसे PbS को ऑक्सीडाइज करेगा लेड सल्फेट में, I- को ऑक्सीडाइज करेगा I2 में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, फेरस को फेरिक में, सल्फाइड को सल्फेट में, ठीक है ना। इनमें इनको ऑक्सीडाइज कर देगा स्टूडेंट्स, ओके। अब एक बहुत अच्छी रिएक्शन इसमें और है, एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। एस्टिमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट हैज बीन आस्क्ड इन द जेईई मेंस। स्टूडेंट करते क्या है, ओजोन को एस्टिमेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लिया ओजोन है ना, इसको जो गिवन अमाउंट है, गिवन अमाउंट ऑफ ओजोन को हमें एस्टिमेट करना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ओजोन को हम पास कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ केआई में, इस केआई में पास करा दिया, ठीक है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ बोरेट बफर, बोरेट जिसका पीएच है अप्रॉक्स 9.2। इससे जानते हो क्या होगा, ओजोन ने I- को, ओजोन अपने इक्विवेलेंट के बराबर I- को ऑक्सीडाइज करेगा I2 में, और I2 वो क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेट करेगा किसमें, क्योंकि मीडियम यहां पर क्या है, बेसिक है, Ki एंड KIO में कन्वर्ट होगा। तो मैं थोड़ा सा इसको रिएक्शन को ब्रेक करके स्टूडेंट लिखता हूं यहां पे। पहले यहां पर क्या होगा, KI3, चलिए I2 बन गया प्लस QH आ गया, इसको मैंने थोड़ा ब्रेक करके लिखा हूं। नाउ इट डिस्प्रपोर्शनेट्स इनटू KI प्लस KIO, क्योंकि यहां पर pH कितना है, अप्रॉक्स 9.2। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टाइट्रेट कराएंगे किससे, हाइपो के साथ। लेकिन टाइट्रेशन से पहले आपको आयोडीन को लिबरेट कराना होगा, and that is why we acidify it, we add acid
और यहां पर क्या होगा, डिस्कम्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा। डिस्प्रपोर्शनेशन के बाद कंप्रपोर्शनेशन हुआ, I2 बन गया। और I2 बनने के बाद अब हम इसमें हाइपो को ऐड करेंगे, Na2S2O3 बन गया। यहां पर सोडियम आयोडाइड प्लस Na2S4O6। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो will be equal to number of equivalents of iodine, which in turn will be equal to the number of equivalent of ozone. Okay, इस तरीके से हम इसका एस्टिमेशन करते हैं। एक स्टूडेंट और चीज, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का लेयर होता है जो हम सभी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम यूवी रेडिएशंस, ठीक है ना। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फ्रियंस इसको डिप्लीट करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक डिप्लीशन का एक और सस्पेक्टेड रीजन यह भी है कि जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होते हैं, एक्चुअली दे यूज फ्यूल लिक्विड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जब हाइड्रोजन का कंबशन होगा तो N2 बनता है, लेकिन अगर मान लिया इंजन काफी ज्यादा हीटअप हो गया तो ऐसा भी होगा कि सुपरसोनिक के एग्जॉस्ट से नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी। नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO बनेगी। NO जैसे रिलीज होगी, इट गोज इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर वेयर इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ओजोन इनटू NO2 एंड ओजोन का डिप्लीशन की पॉसिबिलिटी बनती है। स्टूडेंट, ओजोन के बारे में और बात किया जाए, इसमें बहुत अच्छा ब्लीचिंग एक्शन है, यानी यूजेस के बारे में ब्लीचिंग एक्शन है, ठीक है। इसलिए वो इंडस्ट्रीज जो कॉटन बेस्ड हैं, पेपर बेस्ड हैं, वहां पर ओजोन का इस्तेमाल किया जाता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट। इसके अलावा पोटेशियम परमैग्नेट को बनाने में आता है, पोटेशियम मैग्नेट को ऑक्सीडाइज करते हैं परमैग्नेट में बाय यूजिंग ओजोन। और मिनरल वाटर को, यानी वाटर को हम प्योरीफाई भी करते हैं, किससे? ओजोन से। इसलिए आपने देखा होगा मिनरल वाटर में लिखा रहता है, मिनरल वाटर की बोतल में लिखा रहता है ओजोनाइज्ड मिनरल वाटर, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट, इस ऑक्सीजन के बाद हम मूव करते हैं सल्फर में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स, एक्चुअली सल्फर कई एलोट्रॉपिक फॉर्म में मिलता है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट जो एलोट्रॉप्स हैं वो है अल्फा सल्फर, जिसको येलो सल्फर भी कहा जाता है या येलो रोम्बिक सल्फर भी कहा जाता है, और एक होता है बीटा सल्फर जिसको मोनोक्लिनिक सल्फर कहा जाता है, ठीक है ना। तो एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर में एक और बात बता दें, अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर दोनों बेसिकली S8 मॉलिक्यूल से बने होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अलग अलग क्यों हुए? क्योंकि इनमें पैकिंग अलग अलग होगी, ठीक है ना। अल्फा सल्फर में S8 की पैकिंग अलग होगी, बीटा सल्फर में S8 मॉलिक्यूल की पैकिंग अलग होगी, एंड दैट इज व्हाई ये दोनों अलग अलग एलोट्रॉप्स हो गए। ये दोनों सल्फर एक्चुअली, जैसे रोम्बिक सल्फर की बात करें जिसको अल्फा सल्फर कहा जाता है, अल्फा सल्फर या रोम्बिक सल्फर, इसको बनाने के लिए हम लोग जानते हो क्या करते हैं, रोल सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व कराते हैं और उसको इवापोरेट करते हैं, और इस तरीके से हमें अल्फा सल्फर बन जाता है। ये अल्फा सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है, बेंजीन में भी सॉल्युबल है, अल्कोहल में भी टू सर्टेन एक्सटेंट क्या है, सॉल्युबल है। इसके अलावा बीटा सल्फर को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फा सल्फर को हीट करते हैं, ठीक है ना। जब वो मेल्ट कर जाता है उसको ठंडा होने देते हैं, क्रस्ट बन जाती है, क्रस्ट में दो होल पियर्स करते हैं, क्रस्ट को निकाल देते हैं, और फिर वहां पर हमें क्या होता है, एक निडल शेप के क्रिस्टल्स मिलते हैं, किसके? बीटा सल्फर के। इसमें ध्यान ये रखना स्टूडेंट्स कि अल्फा सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, बीटा सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है ना। अल्फा का मेल्टिंग पॉइंट कम, बीटा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, नंबर एक। नंबर दो, इनका इन्वर्जन, इनका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, यानी किस टेम्परेचर पर अल्फा बीटा में कन्वर्ट करता है, वो है 369 केल्विन। ये याद रखिएगा, 2 बार आ चुका है जे मेंस में, ठीक है ना। अल्फा सल्फर इज कन्वर्टेड इनटू बीटा सल्फर एट 369 केल्विन, ठीक। एंड रूम टेम्परेचर पर सबसे स्टेबल फॉर्म कौन है? अल्फा फॉर्म है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी सल्फर के फॉर्म्स हैं, जैसे S6 है तो S6 इसमें आएगा,
वो बेसिकली चेयर कन्फर्मेशन में आएगा। फिर एक और बात बताएं स्टूडेंट्स आपको, ये जो S8 है, S8 को अगर हम 1000 केल्विन पर हीट करते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, 4s2, यानी गैसेस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है S2, और ये S2 ऑक्सीजन के तरीके से यानी डाइऑक्सीजन के तरीके से पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि यहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पाई एंटीबॉन्डिंग एमओ में, ठीक है ना। इसका कलर ब्लू है, लेकिन ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में कलरलेस है, लेकिन ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में पेल ब्लू होता है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में पेल ब्लू आएगा। ओके स्टूडेंट, सल्फर के एलोट्रॉप के बाद अब समय सल्फर के कंपाउंड में बात करते हैं। सल्फर का जो सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो आपके लिए SO2 आता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। बाय बर्निंग पायराइड्स, बाय बर्निंग सल्फर, बाय रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स वी ऑब्टेन सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। लैब में हम कैसे बना सकते हैं, बाय एडिंग डाइल्यूट HCl और H2SO4 इनटू ए सल्फाइड सॉल्ट, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड का कलर कैसा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड कलरलेस है, सफोकेटिंग ऑर्डर है, यानी बर्निंग सल्फर जैसा स्मेल आता है, सफोकेटिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। इसके अलावा वाटर में सॉल्बिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्बिलिटी कम है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से निकलती है जान तो क्या होगा, एफरवेसेंस आते हैं, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से निकलेगी तो एफरवेसेंस नहीं आते हैं, क्योंकि लगभग 3 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है 100 ml ऑफ वाटर में, इसलिए इसमें एफरवेसेंस नहीं आते हैं। एंड द डोमिनेटिंग कैरेक्टर सल्फर डाइऑक्साइड जानते हो क्या शो करता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। हालांकि H2S के साथ ऑक्सीडाइजिंग भी कर सकता है, लेकिन डोमिनेटिंग कैरेक्टर ऑफ जो सल्फर डाइऑक्साइड को क्या है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसेस फेरिक आयन इनटू फेरस आयन, ठीक है ना, I2 इनटू I-, ठीक है ना, परमैग्नेट इनटू मैग्नीज 2, डाइक्रोमेट इनटू क्रोमियम 3+, ठीक है ना। इनको जो ऑक्सीडेंट उनको रिड्यूस कर देगा। लेकिन वहीं पर अगर हम मान लिया सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम स्टूडेंट कराते हैं H2S के साथ, देखिए H2S के साथ, तो अब ये देखिए इसमें रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो कर सकता है, इसमें सिर्फ रिड्यूसिंग कैरेक्टर आएगा, तो यहां पर स्टूडेंट इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर काम करेगा, रिड्यूसिंग काम नहीं करेगा, और इनके बीच कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, सल्फर बन जाएगा N+ वाटर आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सिबिट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, या ऐसा कह सकते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट सल्फर डाइऑक्साइड विल एक्ट एज ए व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड की एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैं आपको बताता हूं। ये सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम कराते हैं क्लोरीन के साथ स्टूडेंट्स, क्लोरीन गैस के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, तो यहां पर सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनता है, SO2Cl2 बन जाता है, जिसकी हाइड्रोलिसिस अगर मैं करा दूं तो यहां पर क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा और HCl बन जाएगा। और इस रिएक्शन से कहा जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट्स एज एंटीक्लोर। एंटीक्लोर का मतलब हुआ कि अगर हमने किसी सब्सटेंस को, किसी मटेरियल को ब्लीच किया है क्लोरीन के साथ, तो जो एक्सेस क्लोरीन लगी रह गई है उस क्लोरीन को हम रिमूव कर सकते हैं बाय पासिंग इट ओवर सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड में स्टूडेंट्स ब्लीचिंग एक्शन होता है, लेकिन ब्लीचिंग एक्शन का टेम्परेरी है, क्योंकि रिड्यूसिंग कैरेक्टर के कारण होता है, ठीक है ना। यानी जब हम मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड को किसी कलर्ड सब्सटेंस के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो डीकलराइज हो जाता है, क्योंकि उसका क्रोमोफोरिक ग्रुप क्या है, रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जैसे एटमॉस्फेरिक एयर के एक्सपोजर में लाते हैं जान तो क्या होगा, कलर वापस आ जाता है, क्योंकि जो ग्रुप कलर प्रोड्यूस करने का रिस्पॉन्सिबल होता है वो रिड्यूस हो गया तो कलर देना बंद करेगा। लेकिन जैसे वो ऑक्सीडाइज एक्सपोजर में आती, एयर के एक्सपोजर में आती, जैसे वापस ऑक्सीडाइज हो गया, कलर देना फिर शुरू हो जाएगा। इससे इसका ब्लीचिंग एक्शन टेम्परेरी है, जबकि क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट है।
क्योंकि उसमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के कारण ब्लीचिंग एक्शन होता है। स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड के बाद हम अगला कंपाउंड लेते हैं सल्फर का, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर किया जाता है स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ओके स्टूडेंट, इस प्रोसेस में सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन किया जाता है बाय बर्निंग पायराइड्स और बर्निंग सल्फर और बाय रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स। फिर सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन किया जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट V2O5 और प्लैटिनम, और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम डिसॉल्व कराते हैं कहां पे, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में। ओलियम बनता है और ओलियम की हाइड्रोलिसिस से हम डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में जो ध्यान देने वाली बात स्टूडेंट ये है, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन by burning of pyrites, it has been oxidized in the presence of vanadium pentoxide as a catalyst, या प्लेटिनम भी हम ले सकते हैं, और ये लगभग 450 डिग्री सी से 550 डिग्री सी के बीच रिएक्शन होती है एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है, और इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगी डेल्टा इज इक्वल टू -98.0 किलोजूल पर मोल। ओके स्टूडेंट, जब हम सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर करते हैं तो इसके साथ आर्सेनिक ऑक्साइड की इंप्योरिटीज भी आ जाती हैं, क्योंकि आर्सेनिक सल्फर या पायराइड के साथ एज इंप्योरिटी होता है, यानी इस सल्फर डाइऑक्साइड में आर्सेनिक ऑक्साइड की इंप्योरिटीज होती हैं। तो अगर हम प्लैटिनम कैटलिस्ट ले रहे हैं तो आर्सेनिक ऑक्साइड की इंप्योरिटीज को हटाना पड़ेगा बाय पासिंग गैसेस मिक्सचर ओवर आर्सेनिक प्योरीफायर, जिसमें रखा होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या जिलेटिनस फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा होता है, जो आर्सेनिक ऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना, और सल्फर डाइऑक्साइड आपको मिल जाती है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो प्लैटिनम कैटालिस्ट पॉइजन हो जाता है फ्रॉम आर्सेनिक ऑक्साइड, और पॉइजनिंग होने के बाद उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इस रिगार्ड में वैनेडियम पेंटॉक्साइड बेटर है बिकॉज इट इज नॉट पॉइजन्ड, ठीक है ना। अब स्टूडेंट बात करते हैं, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसको डायरेक्ट डिसॉल्व इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि सल्फर ट्राइऑक्साइड का डिसोल्यूशन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है ना, वाटर में हाई एक्सोथर्मिक होता है। नाउ द सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इज डिसॉल्व्ड इनटू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे ओलियम बन जाएगा H2SO7, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओलियम। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हैं, डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हैं, जिसकी हाइड्रोलिसिस के से हम रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन या डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड हम बना सकते हैं, 98% तक हम लोग बना सकते हैं। ओके, देन स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज पर आते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में प्रॉपर्टीज डिस्कस होंगी इसका एसिडिक कैरेक्टर पे बेस्ड। सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके कौन कौन से हेड होंगे, एसिडिक नेचर पे बेस्ड रिएक्शंस, इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एग्जिबिट डिहाइड्रेटिंग कैरेक्टर, डाइल्यूट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग कैरेक्टर नहीं शो करता है, तो डिहाइड्रेटिंग कैरेक्टर पे बेस्ड होंगी। इसके अलावा इसमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता है लेकिन थोड़ा माइल्ड होता है, ठीक है ना, स्ट्रांगली माइल्ड होता, माइल्ड में थोड़ा लोअर लेवल पर होता है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता है, तो यानी इसकी रिएक्शंस होंगी किस पर बेस, रिएक्शन विद रिडक्टेंट्स,
ठीक है ना, उनके साथ रिएक्शन होगी। तो इनमें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम ओरल स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स, और दूसरी बात सल्फ्यूरिक एसिड नॉन वोलेटाइल है, इसलिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ वोलेटाइल एसिड्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट, प्रोवाइडेड वो जो एसिड बन रही है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई रेडॉक्स रिएक्शन ना करे, ठीक है ना। इसीलिए कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का हम यूज करते हैं HCl, HF, नाइट्रिक एसिड, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इनके प्रिपरेशन में करते हैं, ठीक है ना, इनके प्रिपरेशन में हम लोग करते हैं। ओके, इसके अलावा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग इस्तेमाल आप जानते होंगे गैसेस सब्सटेंसेस को बनाने में किया जा सकता है। नेक्स्ट, एसिडिक नेचर के बाद स्टूडेंट इनकी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो कंसंट्रेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड थर्मल स्टेबल है, ठीक है ना, लगभग 444 डिग्री सी, 444 डिग्री सी पर इसका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है कि इसमें वाटर और SO3 में, और SO3 फर्दर डिकम्पोज करेगा SO2 और ऑक्सीजन में अब 800 डिग्री सी, यानी ऑक्सीजन काफी हाई टेम्परेचर पर प्रोड्यूस करता है, इसलिए कहा जाता है इसकी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या है, कम है। यानी नाइट्रिक एसिड के कंपैरिजन में सल्फ्यूरिक एसिड बेटर एसिड है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर सल्फ्यूरिक एसिड की कम है, नाइट्रिक के ज्यादा है, ठीक है ना। और आर्थोफॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर नहीं मिलती है। ओके, फिर स्टूडेंट बात करते हैं इनके डिहाइड्रेटिंग कैरेक्टर। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेट्स substances of organic origin like glucose, sucrose, oxalic acid, formic acid। तो ग्लूकोज, सुक्रोज इनको क्या करती, चार कर देती, यानी इनको कार्बन में बदल देती है। देखिए ना, अगर हम इस तरीके से लिखें C12 H22 O11 है ना, अगर हम इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दें H2SO4 तो यहां क्या बन जाएगा 12 कार्बन, ठीक है ना, 12 कार्बन आ जाएगा, बाकी वाटर आ जाएगा। इसके अलावा ऑक्सैलिक एसिड, ये ऑक्सैलिक एसिड हो गया। ऑक्सैलिक एसिड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करने पर क्या होगा, एक तो डिहाइड्रेट होगा, और डिहाइड्रेट के साथ साथ क्या होगा, एट दैट टाइम इट अंडरगोस डिस्प्रपोर्शनेशन, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रिपरेशन होता है, फॉर्मेशन होता है रादर, ये आ गया वाटर, ठीक है ना, ये वाटर हो गया। अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करें स्टूडेंट्स, ये फॉर्मिक एसिड हो गया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड प्लस वाटर। साथ ही साथ स्टूडेंट्स कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो यूज फॉर ड्राइंग मॉइस्ट गैसेस, जो यानी उन गैसेस को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ड्राई कर सकता है जो गैसेस इसके साथ केमिकल रिएक्शन ना करें, जैसे HCl, HF, क्लोरीन, इन गैसेस को सल्फर डाइऑक्साइड, HCl, HF, क्लोरीन, इन गैसेस को हम ड्राई करा सकते हैं बाय पासिंग थ्रू इट, ठीक है ना। ध्यान यह रखना है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पास कराएं तो पास कराने के बाद जो गैस ड्राई गैस निकलेगी उसका केमिकल नेचर ना बदले, क्लियर। इसीलिए कहा जाता है, जबकि आपको बता दें HF तो ड्राई हो जाएगा, लेकिन HBr, HI, H2S, अमोनिया, फास्फीन, इन गैसेस को हम ड्राई नहीं करा सकते, जिसमें से HBr, HI क्या होगा, रेडॉक्स कर लेगा, जबकि अमोनिया, फास्फीन क्या होंगे, इनके साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर लेंगे। इस वक्त नेक्स्ट बात करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे देखिए एक रिएक्शन में लिख के आपको बता रहा हूं, यहां पे मालिस्टोन हमने जिंक ले लिया है ना, जिंक की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं तो डाइल्यूट H2SO4 में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर नहीं मिलता, जबकि कंसंट्रेटेड H2SO4 में क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर मिलेगा,
तो जब स्टूडेंट यहां पर ऑक्सीडाइजिंग यानी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ठीक है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ओके, तो इसमें जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जबकि स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन किसके बीच होगा, जिंक और सल्फेट के बीच होगा, यानी जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और बाकी यहां पे वाटर बनेगा। अगर हम कॉपर के साथ स्टूडेंट रिएक्शन कराते हैं, कॉपर हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन यहां पर नहीं होगी। जबकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो यहां पे कॉपर सल्फेट बनेगा, N प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, N प्लस वाटर आएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा वार्म किया जाएगा यहां पे, ठीक है ना, यहां पे भी थोड़ा वार्म कर देते हैं, इस तरीके से आएगा। साथ ही साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है ना। HBr को ब्रोमीन में, HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है ना, इसमें इनका ऑक्सीडेशन कर देता है। इसलिए HBr, HI इन एसिड्स को हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से नहीं बना सकते। तो HBr, HI को अगर प्रिपेयर करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को लेना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग है। अब स्टूडेंट इसके यूजेस के बारे में बात करें। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का जो मेन यूज है वो है इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, लेड बैटरीज, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स। फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स पर थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं, क्योंकि जेई के सिलेबस में स्टूडेंट्स हैं एडवांस में। देखिए ये हो गया फास्फोराइट, यानी या रादर फ्लोरोएपेटाइट हो गया। इस फ्लोरोएपेटाइट को, ये वाटर इनसॉल्युबल है, तो इसको वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको हीट करते हैं, ठीक है ना। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब इसको हम हीट करेंगे तो यहां पर बन जाएगा कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट प्लस कैल्शियम सल्फेट एंड प्लस HF। नाउ इट इज 1 डिग्री फास्फेट, दिस इज 3 डिग्री फास्फेट, वाटर इनसॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, और इस पूरे कंपोजिशन को हम बोलते हैं सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट। लेकिन जब ऐसे फर्टिलाइजर को रेगुलर यूज किया गया तो जानते हो क्या हुआ, सॉइल में क्योंकि कैल्शियम सल्फेट इकट्ठा होता है, जिप्सम है, इकट्ठा होता जा गया, और सॉइल के रिस्पेक्ट में इसका जब कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई। तो साइंटिस्ट ने सोचा यार तो गड़बड़ है, तो उन्होंने जानते हो क्या किया, फिर इसमें थोड़ा चेंज किया। अब क्या चेंज किया, फ्लोरोएपेटाइट, फास्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड, इसको उन्होंने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ हीट किया। इसको हीट किया तो क्या बन गया, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट एंड प्लस HF, और ये बन गया ट्रिपल फास्फेट, ट्रिपल फास्फेट। ओके, so this phosphate fertilizer is superior than what, superphosphate, because it doesn't contain calcium sulfate. So student, this finishes 16 group elements. Now I'm moving towards group 17 elements, halogens. Group 17 elements, halogens. Okay, fluorine, chlorine, bromine, iodine, acetine and TS. Okay students, ये जो लास्ट एलिमेंट है TS, जिसका नाम है 10 नेसाइन, 10
नेसाइन, ठीक है ना, और इसका एटॉमिक नंबर आएगा 117। ये बेसिकली सिंथेटिक एलिमेंट है और इसका अगेन जो हाफ लाइफ है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रादर मिली सेकेंड्स में है, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे और इसका भी एक्टिनियम के बारे में एस्टेटाइन के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली किसके बारे में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात आती है इनके सोर्सेज। जैसे फ्लोरीन का सोर्स क्या हो गया, फ्लोरोस्पार, फ्लोरापेटाइट, ठीक है ना, क्लोरीन कार्नेलाइट, रॉक सॉल्ट, सी वाटर। आयोडीन का मेन सोर्स क्या है, चिली सॉल्ट पीटर। इसके अलावा कुछ सी वीड्स हैं जो बहुत ही अच्छा कंटेंट रखते हैं किसका, आयोडीन का। ब्रोमीन के लिए क्या है, सी वाटर। नेक्स्ट स्टूडेंट, इनका साइज, फ्लोरीन से आयोडीन तक क्या होगा, साइज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, ठीक है ना। इसके अलावा फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीडेटिव स्टेट शो करेगा, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन +7, +5, +3 एंड +1 भी शो कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्लोरीन के दूसरे कंपाउंड भी आते हैं जिनमें इनकी इवन नंबर ऑक्सीडेटिव स्टेट होती है, स्पेशली इन ऑक्साइड्स। फिर स्टूडेंट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक क्या होगी, डिक्रीज होती है, ठीक है ना, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो बहुत इनका पॉपुलर क्वेश्चन रहा है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात किया जाए तो क्लोरीन, इसके बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, यानी सबसे ज्यादा नेगेटिव क्लोरीन की है, उसके बाद फ्लोरीन का आएगा, उसके बाद सबसे कम नेगेटिव आएगा आयोडीन का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ गया स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट का अगर इनके डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात किया जाए तो अच्छा एक चीज और आपको बता दें, साइज में एक बड़ा अच्छा सवाल बन सकता है स्टूडेंट्स। फ्लोरीन से जब हम क्लोरीन जाते हैं तो साइज बढ़ता है, ज्यादा बढ़ता है, लेकिन जब क्लोरीन से ब्रोमीन आते हैं तो साइज में बढ़ोतरी बहुत कम होती है। एक सवाल बन सकता है कि कौन से पेयर ऑफ हैलोजन के बीच इंक्रीज इन साइज सबसे कम है, तो आंसर होगा क्लोरीन एंड ब्रोमीन, और सबसे ज्यादा इंक्रीज इन साइज किसके बीच होगा, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है ना। एक और बात, आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे कम डिफरेंस कहां पर आएगा, क्लोरीन एंड ब्रोमीन में। सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां पर आएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, ठीक। फिर स्टूडेंट्स इनके अगर हम ये सभी डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ के बारे में बात किया जाए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इनकी बॉन्ड लेंथ एमंग डायटोमिक, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन कम होगा, क्लोरीन उससे बड़ा होगा, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन एंड देन आयोडीन। इनमें बहुत कम डिफरेंस है स्टूडेंट्स, 158.8 और इसका है 151.1। ध्यान रखना, पूछा जाए कि कौन से ऐसे हैलोजेंस हैं जिनकी बॉन्ड डिसोसिएशन वेरी क्लोज है, तो फ्लोरीन एंड आयोडीन, ठीक है ना। अच्छा, इनका स्टूडेंट्स हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, इसमें अगर डेल्टा एच हाइड्रेशन सबसे ज्यादा F-, Cl-, Br- और I-, ठीक। अच्छा, इनका अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो स्टूडेंट्स जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस स्टेट में है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। फ्लोरीन अच्छा, सभी ये जो डाई हैलोजेंस है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर ऑल कलर्ड। इनका कलर का बेसिस क्या है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होमो टू ल्यूमो, ठीक है ना, इनका होमो से ल्यूमो, ओके। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन की वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है, स्पैरिंगली सॉल्युबल है। आपने देखा होगा ब्रोमीन वाटर जब हम लेते हैं
तो ब्रोमीन बेसिकली क्या होगा, आपको नीचे येलोइश ब्राउन टाइप का आपको एक लेयर दिखेगी अलग से। आयोडीन भी वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन Ki3 सॉल्युबल है। ओके, यानी आयोडीन को डिसॉल्व करने के लिए हम एक्सेस Ki डाल दें तो डिसॉल्व हो जाएगा। वहीं पर ब्रोमीन और आयोडीन दे आर सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, इनमें डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट बात करते हैं स्टूडेंट इनके कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक, या कंपाउंड से पहले इनकी कुछ रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी जानते हो क्या है स्टूडेंट्स, और उस रिएक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले एक बात और किया जाए, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ठीक है, वहीं पर स्टूडेंट रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में अगर हम बात करें, रिड्यूसिंग कैरेक्टर F-, Cl-, Br- एंड I-। ठीक, अच्छा अब इनकी रिएक्टिविटी, एक लेस एटॉमिक नंबर वाला हैलोजन हायर एटॉमिक नंबर वाले हैलोजन को डिस्प्लेट कर सकता है उसके आयन से, उसके एनायन से। जैसे अगर हम स्टूडेंट्स फ्लोरीन को सपोज करें यहां पर X- हमने ले लिया, X- ले लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2x 2F- n प्लस X2, जहां पर X क्या क्या हो सकता है, Cl, Br, Ni हो सकता है। ठीक है ना, यानी फ्लोरीन डिस्प्लेस कर सकता है किसको, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को फ्रॉम देयर व्हाट हैलाइड आयंस। ठीक है ना, इनसे कर सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इनकी रिएक्शन विद वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन विद वाटर, तो स्टूडेंट फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेस वाटर इनटू ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेस वाटर इनटू ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन बनती है वो ओजोनाइज्ड हो जाती है। ठीक है ना, वहीं पर क्लोरीन और ब्रोमीन दे अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन टू वाटर। क्लोरीन एंड ब्रोमीन दे अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन टू वाटर, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन होने की जो टेंडेंसी है क्लोरीन की ज्यादा है, ब्रोमीन की कम है। ठीक है ना, क्लोरीन की ज्यादा है, ब्रोमीन की बेसिकली कम है। ओके, नेक्स्ट थिंग, जबकि आयोडीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन आयोडीन के साथ एक चीज है बेटा कि अगर मैं I- यहां पे लिख दूं, I- प्लस एसिड मीडियम, एसिडिक मीडियम में आयोडाइड एटमॉस्फेरिक एयर के साथ ऑक्सीडाइज हो सकता है किसमें, I2 में। ठीक है ना, एंड प्लस यहां पर क्या होगा, वाटर आ जाएगा। ठीक, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीडाइज करेगा वाटर को ऑक्सीजन में, क्लोरीन ब्रोमीन डिस्प्रोपोर्शनेट करेंगे, लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेट में क्लोरीन ज्यादा होगा, ब्रोमीन क्या होगा, कम होगा। इसमें एक बड़ी अच्छी रिएक्शन और है कि क्लोरीन का, अगर मैं क्लोरीन को पानी में पास कराऊं तो उसका जो सोल्यूशन हमें दिखता है कैसे, येलोइश टाइप का आता है, समझो थोड़ा सा बेसिकली जैसे क्लोरीन का कलर होता है ग्रीनिश येलो। ठीक है ना, ग्रीनिश येलो आ जाता है, तो इसमें कलर्ड आएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा क्या होगा, क्लोरीन वाटर क्या होगा, डीकलराइज होता जाएगा। बिकॉज क्लोरीन गैस को जब हम पानी में पास कराते तो ये जब डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा किसमें, HCl प्लस HClO में, ये सभी क्या है, कलरलेस हैं। ठीक है ना, ये कलरलेस हैं, कलरलेस। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके बाद इनके कंपाउंड की बात करते हैं, इनके हाइड्राइड की बात करते हैं, HF, HCl, HBr, HI। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे का ऑर्डर आपको याद रखना है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, HI, उसके बाद आएगा HF, फिर आएगा किसका, HBr एंड देन HCl, ये मेल्टिंग हो गया। बॉइलिंग सबसे ज्यादा HF, फिर आएगा HI, देन HBr, देन HCl। ठीक है ना,
एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? HI उससे, और सबसे कम किसका होगा? HF का होगा। ठीक, एसिडिक कैरेक्टर हो गया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका होगा? HF का होगा स्टूडेंट्स। ठीक, डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा? HF का ज्यादा और HI का सबसे कम होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके कंपाउंड विद ऑक्सीजन, इनके कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन। कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, ठीक है ना। स्टूडेंट, जब ऑक्सीजन हेलोजन के साथ कंबाइन करती है, देखिए मैं इसको थोड़ा और सिंपल वे में बताना चाहता हूं कि ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या फ्लोराइड्स बनाती है। मैंने आप पहले बता चुका हूं, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड। लेकिन जैसे ऑक्सीजन हो गया स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन बनाता है OF2, O2F2, NOF2। दे आर वेरी गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। और आपको बता दें इसका एक यूज बहुत अच्छा है ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड का। जानते हो क्या होता है? ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड रिएक्ट्स विथ प्लूटोनियम, ये प्लूटोनियम के साथ रिएक्शन करेगा और बना देगा यहां पर क्या? PuF6 प्लस ऑक्सीजन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड, ठीक है ना, इन द रिमूवल ऑफ प्लूटोनियम फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल से हमें प्लूटोनियम को अलग करने का एक ये रिएक्शन बहुत अच्छा है। अब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या करते हैं? वो ऑक्साइड्स बेसिकली बनाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स। सबसे ज्यादा आयोडीन की ऑक्साइड स्टेबल होगा, उसके बाद क्लोरीन होगा, उसके बाद ब्रोमीन होगा। इस पर एक जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट्स, है ना। जैसे I2O is more stable than Cl2O, which in turn is more stable than what? Br2O. Then स्टूडेंट, क्लोरीन के कौन कौन से ऑक्साइड हैं? ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन OCl2, ClO2, Cl2O6 और Cl2O7 आता है, ठीक है ना, Cl2O7, जिसमें से क्या है? ये सभी इनका एसिडिक कैरेक्टर है। ये दोनों मिक्स एसिड एनहाइड्राइड हैं, यानी ये दोनों को पानी में अगर पास कराएंगे तो क्या होगा? डिस्प्रोपोर्शनेट करेंगे। ये डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है? 4। तो ये बना देगा क्या? क्लोरिक एसिड एंड क्लोरस एसिड। इसको अगर वाटर में पास कराएंगे, इसकी ऑक्सीडेशन कितना है? 6। तो यानी बनाएगा परक्लोरिक एसिड एंड क्लोरिक एसिड, इसमें परक्लोरिक एसिड बनेगा। Cl2O7 को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? HClO4 को हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ? P410 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बन जाएगा क्या? HPO3 यानी मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनेगा एंड प्लस Cl2O7 बन जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, ClO2 का यूज हम ज्यादातर कहां पे किया जाते हैं? ब्लीचिंग एक्शन, बहुत पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है ये ClO2। इसको पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। स्टूडेंट, ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स हैं, दे आर लीस्ट स्टेबल, हेंस दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन? ब्रोमीन। ब्रोमीन का ऑक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। वहीं पर आयोडीन के जो ऑक्साइड्स हैं स्टूडेंट्स, आयोडीन के ऑक्साइड हो गए I2O4, I2O5 एंड I2O7। ये वाटर इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैं, वाटर इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैं, जिनको हीट करने पर क्या होगा? दे डिकम्पोज वाटर इनसॉल्युबल। जिसमें I2O5 को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहां पर? कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में करते हैं। यहां पे बन जाएगा I2 प्लस बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको हम क्या करेंगे? हाइपो के साथ ट्रीट करेंगे, सोडियम आयोडाइड बना लेगा एंड प्लस सोडियम टेट्राथायोनेट बन जाएगा, ठीक है ना। So number of equivalent of hypo will be equal to number of equivalent of I2, which in turn will be equal to equivalent number of equivalent of carbon monoxide। ठीक, इन ऑक्साइड के बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं अब आगे इनके ऑक्सी एसिड पर। तो फ्लोरीन एक ऑक्सी एसिड बनाता है HOF, जिसको हाइपोफ्लोरस एसिड भी कह सकते हैं।
और फ्लोरिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और एक ही क्यों बनाता है? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉनिटी हायर है। वहीं पर क्लोरीन 4 ऑक्सी एसिड बनाता है, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक एंड परक्लोरिक। लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन ये अस फॉर्म वाला एसिड नहीं बनाते। हाइपो वाला फॉर्म तो हाइपो अस तो बना लेते हैं, अस वाला नहीं बनाते, ठीक है ना। इक बनाते हैं और पर इक बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे स्टूडेंट्स इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बात। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स स्टूडेंट्स, इंटर हैलोजन ठीक, इंटरजन कंपाउंड्स में देखिए XY टाइप का होते हैं, XY3 टाइप का आएगा, XY5 टाइप का आएगा और XY7 टाइप का है, जिसमें बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है? IF7। इसके एग्जांपल जैसे बात करें ClF5, BrF5, ठीक है ना, IF5। इन दोनों टाइप के इंटरहैलोजन कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ फ्लोरीन होगा, क्लोरीन ब्रोमीन नहीं हो सकते कभी, ठीक है ना। और एक और बात स्टूडेंट्स, ये जो XY और XY3 टाइप के जो इंटरहैलोजन कंपाउंड होते हैं, दे आर कलर्ड एक्सेप्ट ClF एंड ClF3, जबकि वहीं पर XY5, XY7 ये कलरलेस हैं, ये कलरलेस हैं। ऊपर वाले क्या है? कलर्ड हैं, सिर्फ दो को छोड़कर। कौन? ClF एंड ClF3, ठीक। ये सभी डायमैग्नेटिक हैं, ठीक। इन इंटरहैलोजन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है, दे आर इंटरमीडिएट टू दैट ऑफ व्हाट? देयर कॉन्स्टिट्यूएंट हैलोजेंस। लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हायर होंगे देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट हैलोजेंस। जैसे ClF का मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा देन क्लोरीन एज वेल एज फ्लोरीन, ठीक है ना। ओके, ClF की जो प्रॉपर्टीज होंगी इंटरमीडिएट ऑफ व्हाट? क्लोरीन एंड फ्लोरीन। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट हैलोजन। जैसे ClF इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन बट लेस रिएक्टिव देन फ्लोरीन। इट इज ड्यू टू वीकर ClF बॉन्ड देन Cl-Cl बॉन्ड, बट इट इज स्ट्रॉन्गर देन फ्लोरीन टू फ्लोरीन बॉन्ड, ठीक है ना। ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और इनकी जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं स्टूडेंट, जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहां क्या बनेगा? इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो जैसे मान लिया हमने ClF ले लिया, ClF की हाइड्रोलिसिस कराया तो बन गया यहां पर HClON+HF। ClF3 की अगर हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या बन गया? HClO2+HF। मान लिया हमने IF5 का हाइड्रोलिसिस कराया तो स्टूडेंट्स HiO3N+HF, ठीक है ना। यानी जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ऑक्सी एसिड बनेगा सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का, और जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका बनेगा हाइड्राइड बनेगा, ठीक है ना। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनके एक बहुत अच्छा और यूज है स्टूडेंट्स ClF3 और BrF3। ये जो फ्लोराइड्स वाले इंटरहैलोजन कंपाउंड, दे आर वेरी गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, वेरी गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखते हैं। तो ClF3 एंड BrF3 को हम लोग यूज करते हैं कहां पर? देखिए यूरेनियम के एनरिचमेंट में। जैसे इसका रिएक्शन अगर हम ClF3 से कराएंगे तो क्या बन जाएगा? UF6 बन जाएगा, N+ क्लोरीन बन जाएगा। तो जैसे यहां पर यूरेनियम 92 एंड 235, मान लिया इस यूरेनियम के सैंपल में 235 भी और 238 भी है, तो दोनों बदल गए। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में दोनों के मासेस अलग होंगे, डिफ्यूजन अलग होगा, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस रिएक्शन के थ्रू यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 से अलग कर सकते हैं बाय डिफ्यूजन। इसलिए कहा जाता है इट इज यूज्ड फॉर एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। ओके, so student, this finishes group 17 elements. Now I will discuss 18 group elements, which is noble gas.
ग्रुप 18, एलिमेंट्स, नोबल गैसेस. ओके, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, radon, ऑग्निसन. ओके ओके स्टूडेंट्स, हीलियम से लेके xenon तक दे अकर naturally in atmospheric air up to about 1%. रेडियम के रेडियो एक्टिव डिके रादर अल्फा पार्टिकल निकल जाने से रेडियम से रेडॉन बनता है. वहीं पर ऑग्निसन ये सिंथेटिक है, कैलिफोर्नियम और कैल्शियम आयन के कोलिजन से ऑग्निसन बनता है, जिसका जो हाफ लाइफ है 0.7 मिली सेकेंड में आता है स्टूडेंट्स. ठीक है ना. तो रेडॉन और ऑग्निसन ये सभी गैसेस हैं. रेडॉन और ऑग्निसन ये एटमॉस्फेरिक एयर में नहीं मिलते हैं. हीलियम का जो मेन सोर्स क्या है, नेचुरल गैस है. इसके अलावा हीलियम और नियॉन और भी वहां मिलते हैं, जैसे मोनाजाइट है, क्लेवेटाइट. ठीक है ना, इनके मिनरल के साथ एसोसिएटेड मिलते हैं. ओके स्टूडेंट, बात करते हैं इनके कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में. इनमें साइज क्या होगा, हीलियम से लेकर xenon तक साइज बढ़ता है. आनाश एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, हीलियम से xenon तक डिक्रीज होगी. इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली क्या होगी, पॉजिटिव होगी. तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में स्टूडेंट हम लिखते हैं यहां पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा जानते हो क्या होगी, नियॉन होगी. सबसे ज्यादा नियॉन है. नियॉन के बाद स्टूडेंट आता है यहां पे आर्गन, क्रिप्टन, दोनों की बराबर होती है. ठीक है ना. उसके बाद स्टूडेंट आ जाएगा यहां पे आर्गन, क्रिप्टन, xenon, देन रेडॉन एंड देन हीलियम. ये सभी पॉजिटिव वैल्यूज हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा. और इन दोनों की आती है 96 स्टूडेंट्स 96 किलो जूल पर मोल. ठीक है ना. और आई थिंक नियॉन की है 118 के आसपास है. ठीक है ना. तो ये इंपॉर्टेंट है. इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, नीचे आने पर बढ़ती है, क्योंकि जब वाटर में इनको जब पास कराते हैं तो जानते हो क्या होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ने के कारण क्या होगा, हीलियम से xenon तक इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बढ़ती है. ये मोनोएटॉमिक हैं, इनमें कोई कलर नहीं, कोई टेस्ट नहीं है, नॉन पॉइजनस गैसेस हैं. ओके, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी नहीं है बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फिर अच्छा, अबंडेंस सबसे ज्यादा जानते हो किसका है, आर्गन का है. सबसे ज्यादा अबंडेंस है यहां पे आर्गन का, अबंडेंस सबसे ज्यादा है आर्गन का. फिर है नियॉन, फिर है हीलियम, फिर है क्रिप्टन और फिर है बेटा xenon. ठीक है ना. तो इसमें रेयरली इसका कंसंट्रेशन सबसे कम मिलता है एटमॉस्फेरिक एयर में. रेडॉन उससे भी कम मिलेगा, रेडॉन उससे भी कम आएगा. ठीक है ना, क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके से मिल रहा है. फिर स्टूडेंट हम बात करते हैं सबसे पहला. अच्छा, एक चीज और, इनकी रिएक्टिविटी कम क्यों है, क्योंकि इनकी आनेशन एनर्जी बहुत हाई है, साथ ही साथ इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई पॉजिटिव है. सबसे पहला जो नोबल गैस का जो कंपाउंड बना था वो नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था. उनका एक एक्सपेरिमेंट है कि जो नील बार्टलेट ने क्या सोचा कि ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जब उन्होंने PTF6 के साथ रिएक्शन कराया स्टूडेंट्स, तो यहां प्रोडक्ट बन गया O2 प्लस एंड PTF6 बन गया, जो कि रेड कलर का कंपाउंड है. इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इज इक्वल टू 1175 किलोजूल पर मोल आती है. ठीक है ना. तो उन्होंने सोचा कि जब डाइऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी 1175 है और xenon की आयोनाइजेशन एनर्जी है 1170 किलोजूल पर मोल.
तो जब उन्होंने सोचा यार कि डाइऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी इतनी, इसने PTF6 के साथ रिएक्शन कर लिया, तो जिनॉन भी रिएक्शन जरूर करेगा, और इसी को आगे उन्होंने बढ़ाया, और देखिए यहां पे PTF6 और यहां पर आएगा जिनॉन, दिस इज प्लस माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट 5. ओके, अगेन इट्स ए रेड कलर कंपाउंड. देन स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं. जैसे मान लिया हम जिनॉन ले लें, ठीक है ना, जिनॉन और फ्लोरीन, इनको अगर हम रिएक्ट करते हैं, मान लीजिए इसको हमने एक्सेस में ले लिया, इसको एक्सेस में ले लिया, तो आप जानते हो क्या होगा यहां पे, ओके, यहां पर XeF2 बना सकते हैं. जब जिनॉन एक्सेस में हो, फ्लोरीन थोड़ा कम हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 673 केल्विन, 673 केल्विन, और 1 बार पे ये रिएक्शन हो जाती है. अब यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, अगर हम इसमें स्टूडेंट्स 1:5 ले लें, 1:5 ले लें, टेम्परेचर हम बढ़ा दे रहे हैं यहां पे, ठीक है ना, टेम्परेचर यहां पे बढ़ा दें, 873 कर दें, प्रेशर हम बढ़ा दें, तो क्या बन जाएगा, XeF4 बन जाएगा. फिर अगर हम जिनॉन और फ्लोरीन के बीच का रेशियो 1:20 ले लें, यानी रेशियो बढ़ा दें, टेम्परेचर यहां पे कम कर देंगे 573 केल्विन, और प्रेशर लगभग 60 to 70 बार कर देंगे, तो यहां बन जाएगा XeF6 बन जाएगा. इसके अलावा हम एक काम और कर सकते हैं कि XeF4 की रिएक्शन अगर हम O2F2 से करा दें, तो यहां पर क्या बन सकता है, XeF6 बन जाएगा N प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि O2F2 इज ए वेरी गुड फ्लोरेटिंग एसिड. स्टूडेंट, जो ये जिनॉन फ्लोराइड्स है ना, जिनॉन फ्लोराइड्स आर कलरलेस सॉलिड्स and they undergo sublimation at room temperature. They sublime at room temperature. ठीक है ना, they are colorless. ठीक, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले इनकी हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स. तो इनकी सबसे पहले हाइड्रोलिसिस, xenon fluoride plus water difluoride, this gives xenon plus HF plus ऑक्सीजन. ठीक है ना, तो XeF2 अंडरगो रेडॉक्स हाइड्रोलिसिस, जिनॉन और ऑक्सीजन बनेगा. वहीं पर अगर हम XeF4 की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो स्टूडेंट्स ये डिस्प्रपोर्शनेट करता है जिनॉन में, XeO3 में. XeO3 बेसिकली एक्सप्लोसिव सॉलिड है, एक्सप्लोसिव सॉलिड प्लस HF एंड प्लस ऑक्सीजन. लेकिन ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां पे 3 मोल, इसकी मैकेनिज्म यही क्यों आती है, क्योंकि 3 मोल XeF4 पर 1.5 मोल ऑक्सीजन के मिलते हैं, है ना. फॉर 3 मोल्स ऑफ XeF4 1.5 मोल ऑक्सीजन आर लिबरेटेड. वहीं पर स्टूडेंट्स XeF6 की जो हाइड्रोलिसिस है, ये नॉन रेडॉक्स होती है, XeO3 N प्लस HF बन जाता है. साथ ही साथ ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस में भी जा सकता है, XeF6 प्लस वाटर, दिस गिव्स XeOF4 प्लस HF, पार्शियल हाइड्रोलिसिस. नेक्स्ट XeF6 plus 2 water, this gives XeO2 F2 plus HF. Non-redox as well as partial hydrolysis, disproportionation, simple redox. स्टूडेंट, इसके अलावा xenon fluorides have fluorinating property, fluoride donor property and fluoride acceptor property. So one more example to show this one. Say XeF2 plus, rather we set it 4 कर देते हैं इसको, 4 plus platinum, PTF4 plus xenon.
XeF4 plus sulfur, this gives SF4 plus xenon. So these reactions are basically fluorinating property, यानी फ्लोरीन का मतलब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, यानी इन कंपाउंड ने क्या किया, प्लेटिनम और सल्फर को फ्लोरीन दे के क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया। नेक्स्ट, अगर हम BF3 की रिएक्शन स्टूडेंट्स करा देते हैं, मान लीजिए सपोज करिए XeF4 के साथ में, नाउ ये फ्लोरेटिंग है, इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, इन दोनों के बीच रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा जब ये अपना लुईस एसिड कैरेक्टर शो करे और ये फ्लोराइड दे दे। तो अब एग्जाम यहां पे प्रोडक्ट बन गया XeF3 प्लस एंड BF4 minus. So this is an example of fluoride donor fluorinating, and XeF4 reacts with rubidium fluoride. Now ionic compound, fluoride donor है, fluoride acceptor है and fluorinating है, लेकिन इसका फ्लोरेटिंग काम नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। दूसरा, ये फ्लोराइड दे सकता है, ले नहीं सकता है, ठीक है ना, कोई लुईस एसिड नहीं है, बल्कि उल्टा क्या होगा, ये F माइनस देगा, ये एक्सेप्ट करेगा। तो अब बन गया यहां पर क्या, Rb प्लस XeF5 माइनस। तो दिस इज फ्लोराइड एक्सेप्टर प्रॉपर्टी, फ्लोराइड डोनर प्रॉपर्टी, फ्लोरेटिंग प्रॉपर्टी, एंड XeO3 इज एक्सप्लोसिव सॉलिड। ओके, अब स्टूडेंट फटाफट हम यूजेस के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे हीलियम का मेनली यूज किया जाता है मेट्रोलॉजिकल बैलून्स में, क्योंकि नॉन इन्फ्लेमेबल है। इसके अलावा NMR और MRI मशीन्स में पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। हीलियम का मेल्टिंग पॉइंट नोन नहीं है क्योंकि इसका बॉइलिंग टेम्परेचर 4.2 केल्विन है, इट बॉइल्स एट 4.2 केल्विन, ठीक। इसके अलावा हीलियम को यूज किया जाता है, सी डाइवर यूज करते हैं अपने ब्रीदिंग apparatus में, क्योंकि वो नॉर्मल अगर एयर को ले जाते हैं तो जब वो सी बेड पर होते हैं तो नाइट्रोजन के ब्लड में डिजोल्व होती है, और जब वो वापस आते हैं तो क्या होगा, नाइट्रोजन जब एस्केप करती है, दे सफर फ्रॉम ए डिजीज, इसका नाम है बेंड्स या क्वाजन, ठीक। इसके अलावा हीलियम को यूज किया जाता है एरोप्लेन के टायर्स को फिल करने में। नियॉन स्टूडेंट्स को यूज किया जाता है एडवर्टाइजिंग मीडियम में, क्योंकि नियॉन ट्यूब्स यानी नियॉन गैस को अगर लो प्रेशर पर हम डिस्चार्ज ट्यूब में रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, तो वहां पर एक कलर्ड ग्लो होता है, रादर ऑरेंज येलो कलर का ग्लो प्रोड्यूस होता है। आर्गन का यूज ज्यादातर हम लोग इनर्ट एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने में किया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके स्टूडेंट्स इनके यूजर्स हैं। तो dear students, this is all about group 16, 17 and 18. Thank you students.